अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गाय भैंसों में गलघोंटू रोग और उसका निदान। अमरूद के बाग में लगने वाले हानिकारक कीटों का नियंत्रण। कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत बात करें पशुपालन की, तो इसे प्रदेश के बहुत से किसान भाई अपनाकर अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इन पशुओं की सही तरीके से देखरेख नहीं कर पाते, जिसके चलते पशु कई तरह के रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इसमें घातक रोग है गलघोंटू। यदि समय रहते इसके रोग का निदान नहीं किया गया तो पशु की मृत्यु तक हो सकती है। तो पशुपालक भाइयों, आप इस नुकसान से बचने के लिए क्या करें, किस प्रकार से करें इस रोग से बचाव, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय नवानिया वल्लभनगर उदयपुर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर ML गुर्जर। इनमें मुख्य जो बीमारियां हैं पशुओं में होने वाली, जिनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है किसान का, वो है गलघोंटू रोग, जिसको हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया भी बोलते हैं। गलघोंटू बीमारी, जिसमें जानवर का जो है गले में सूजन आ जाती है, और ये जो है पास्चुरेला मल्टीसीडा नामक जीवाणु से होने वाला एक मुख्य रोग है, जो भैंसों को ज़्यादा प्रभावित करता है। और ये जनरली जो है वर्षा ऋतु के मौसम में जानवरों में ज़्यादा फैलता है। गलघोंटू रोग गाय भैंस में होने वाली एक प्रमुख बीमारी है। इस रोग से प्रभावित पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है और पशु सुस्त हो जाता है। रोगी पशु का गला सूज जाता है, जिससे खाना निगलने में कठिनाई होती है। इसलिए पशु खाना पीना छोड़ देता है। पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है। किसी किसी पशु को कब्जियत और उसके बाद पतला दस्त भी होने लगता है। बीमार पशु 6 से 24 घंटे के भीतर मर जाता है। रोगी पशु का तुरंत इलाज करवाएं और इस रोग से बचाव के लिए बरसात के पहले ही HS का टीका लगवाएं। इसका जो है बचाव के लिए अपन को जो है एक बार जो है वर्षा ऋतु प्रारंभ हो उसके पहले, यानी मई जून माह में पशुओं का जो है टीकाकरण करवा देना चाहिए, जिससे ये बीमारी जानवरों में नहीं है। पशुओं की कीमत भी जो है बहुत ज़्यादा आजकल महंगे हो गए जानवर, तो इसलिए कि बीमारी से जानवर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है किसान भाई का। इसके लिए जो है जो जिस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित पशुओं की बीमारी है, उनका पहले अपन अगर टीकाकरण करते हैं तो वो बीमारी जानवरों में आएगी नहीं, और जानवर का मरने से अपन उसको बचा सकते हैं। जब जानवर में बीमारी आ जाती है तो अपन का इलाज कराते हैं, तो कई बार जानवर ठीक नहीं हो पाता है, पैसा भी बहुत ज़्यादा लग जाता है किसान का। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए अपन को पहले से ही ये बीमारियों के टीके जो है जानवर में प्रति वर्ष लगवा देने चाहिए। अगर बीमारी आ जाती है तो उसका ये है कि भी सबसे पहले तो अपन जो है जो स्वस्थ जानवर है उनको बीमार जानवरों से अलग कर देना चाहिए। उनका अलग से खाना यानी फीडिंग अलग से करनी चाहिए, उनको रखना अलग चाहिए, पानी अलग से पिलाना चाहिए,
और फिर जो है इसके बाद जो है जानवर का जैसे ही लक्षण प्रदर्शित हो और जानवर को इलाज के लिए पशु चिकित्सक को तुरंत बुलाना चाहिए और उसका जो है तुरंत इलाज कराना चाहिए। इस बीमारी में तेज़ी से पशु को जो है इसमें जो है मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है और पशु को तेज़ी से मारने वाला ये रोग होता है। अतः तत्काल जो है इसका इलाज कराना चाहिए और जो जानवर उसके संपर्क में रहा उसका भी जो है बचाव के रूप में उसका उपचार करवाना चाहिए। तो इस प्रकार अगर अपन उसका समुचित इलाज करेंगे तो उस बीमारी से अपन जानवर को बचा सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की तरफ। फलों में प्रमुख स्थान रखने वाले अमरूद के बाग अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं और किसान भाई इनसे अच्छी आय भी अर्जित करते हैं। परंतु इन बागों में कुछ हानिकारक कीटों के कारण बागवान भाइयों को कभी कभी बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो आप इस नुकसान से बचने के लिए इन कीटों का किस तरीके से नियंत्रण करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव। बहुत दिनों से हम फल मक्खी की समस्या बरसात के मौसम में सुना करते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ये समस्या अब सर्दियों वाली फसल पर भी आ रही है। जो लोग पूरे 12 महीने अमरूद ले रहे हैं उनके यहाँ पर फल मक्खी की समस्या आ रही है। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि बहुत सारे जगह से ये समस्याएं आ रही हैं कि कोई कीड़ा लग रहा है, कोई कीड़ा जो है गिरने के बाद लग रहा है, कोई फल के ऊपर लग रहा है। पहली बात तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे अमरूद पालक हैं, बनाने वाले हैं, उनमें ये कि किसी भी पके हुए फल में, विशेषकर अमरूद में, क्योंकि अमरूद की जो सतह जो होती, फल की जो त्वचा होती है वो बहुत ही मुलायम होती है, उस पे कभी भी पके हुए फल पर कोई भी दवा का छिड़काव ना करें। उससे क्या होगा कि जहर जो है, कीड़ा नहीं मरेगा, लेकिन वो जहर अगर हम और आप या कोई भी व्यक्ति मार्केट से खरीद के खाएगा तो उसके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अब आप कहेंगे कि जब कीड़े आ रहे हैं, बीमारी आ रही है, तो फिर हम क्यों नहीं दवा का इस्तेमाल करें। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी कि आप कैसे एक अच्छी कीट प्रबंधन नीति को अपना सकते हैं और आपके अपने बाग में और अपने अमरूद के पेड़ों को कीड़ों से मुक्त कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हम जब भी अपने अमरूद के बाग में जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि बाग जो है हमारा पूरी तरह साफ हो। दूसरी एक बात, कई बार अमरूद का जो फल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जो नीचे गिर जाते हैं वो सड़ जाते हैं, लेकिन आपने शायद ध्यान दिया हो कभी कि जो फल नीचे गिर जाते हैं वो ही कीड़ों को आकर्षित करते हैं। सड़ने के बाद से बहुत सारे कीड़ों का अटैक हो जाता है और वही उसके बाद में जो पेड़ों पे लगे फल हैं उन पर भी आक्रमण करते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो फल नीचे गिरते जा रहे हैं उन्हें ऐसा ही ना छोड़ दें, उनको उठा के एक जगह पर आप हौदी बना लें। अच्छा होगा कि सीमेंटेड हौदी बना लें और उसमें इकट्ठा करें, और अगर आप नहीं बना सकते हैं तो 2 फीट से ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदकर उनको दबा दें। अगर आपको इस तरह की समस्या का अगर आप देखते हैं कि है तो एक बात का ख्याल रखें, पके हुए फलों पर नहीं, जब जैसे ही फूल आते हैं और फल लगने लगता है उस समय अगर आप दवा का छिड़काव करें तो ही अच्छा होगा। और छिड़काव करते समय आप ध्यान रखें कि कोई भी दवा ऐसे ही नहीं इस्तेमाल करेंगे, जो सबसे ज़्यादा सेफ हो, सुरक्षित हो, उन्हीं दवा का आप इस्तेमाल करेंगे। उसकी मात्रा भी आप बहुत कम रखेंगे। अगर आपको छिड़काव करना ही है तो आप जो है क्विनोलफॉस इस्तेमाल कर सकते हैं या मोनोक्रोटोफॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, या कार्बोरिल नाम की जो दवा है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दवा का दर आपको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से ही इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना है। और ये तब करना है जब फल जो है लगा ही होता है, यानी फल का जो साइज़ है बहुत ज़्यादा ना हो,
और फूल उसके ऊपर दिखाई दे रहा हो, तभी आप इस्तेमाल करेंगे। और जैसे जो पकने लगता है उस समय आप किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करें। और एक बात का ख्याल रखें कि अगर आपको लगता है कि हमें पके हुए फलों में ही दवा का छिड़काव करना है, तो ख्याल रहे पहले आप सारे पके फल तोड़ लें, उसके बाद दवा डालें और 15 दिन तक फिर आप कोई भी दवा का इस्तेमाल उस पर ना करें। दूसरा ये है कि आप एक प्रपंच बनाइए जिसे हम मिथाइल यूजिनॉल बॉटल ट्रैप करते हैं। एक प्लास्टिक की बॉटल लीजिए जो सी बिस्लरी पानी की बॉटल होती है, उसमें एक स्क्वायर एक कट बना लीजिए चाकू की सहायता से, और एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए जो प्लाई की लकड़ी होती है उसे ले लीजिए, और उसका जो आपको आकार रखना है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए। ऐसे टुकड़े आप कई बना लीजिए। और अब आप एक दवा का घोल बनाइए। उस दवा के घोल में अल्कोहल होना चाहिए, मिथाइल यूजिनॉल होना चाहिए और एक कोई भी कीटनाशी, डाइक्लोरोवास सबसे अच्छी है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 दवाएं मैंने आपको बताई हैं, अल्कोहल, मिथाइल यूजिनॉल और डाइक्लोरोवास। अब इनका जो अनुपात रखना है आपको 6:4:1 की दर से इस्तेमाल करना है। यानी 6 अनुपात आपको अल्कोहल रखना है, 4 अनुपात आपको मिथाइल यूजिनॉल रखना है और 1 अनुपात आपको कीटनाशी डाइक्लोरोवास रखना है। अब इस घोल को आप बना लें, जितने भी पेड़ों की संख्या आपके हैं उसके अनुपात से आप बनाएंगे। और अब इस घोल में आप वो लकड़ी के जो गुटके आपने बनाए हैं उनको डुबो दें। 24 घंटे के लिए आपको इनको डुबो के रखना है और फिर इसको बाद में निकाल लें। 24 घंटे बाद आप देखेंगे कि लकड़ी के गुटकों ने इस घोल को काफ़ी हद तक सोख लिया है। अब इसे आप धागे की सहायता से बॉटल में नीचे की साइड आप बांध दें। आपने जो कट लगाया था उस कट की सहायता से ये टुकड़ा अंदर चला जाएगा और इसको बॉटल के जो बोतल है आपकी उसके तल से थोड़ा सा ऊपर करके लटका दें। और ये 20 पेड़ों के लिए एक बोतल सफिशिएंट है। यानी एक बोतल अगर आप 20 पेड़ों के बीच में लगाते हैं और 1 महीने तक ये काम करेगी और सारी की सारी फल मक्खियाँ इसके अंदर आके मर जाएंगी, आप खुद देख सकते हैं। और इसके लिए आप किसी भी कीटनाशी दवा का छिड़काव नहीं करें। और अगर यही बोतल आप लगा लेते हैं, हर महीने आप 1 महीने बाद इसका जो लकड़ी का टुकड़ा आपने लगाया था वो आप दोबारा से घोल बना के 1 महीने बाद इसको बदल सकते हैं। और आपकी बोतल का और इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। अगर आप ये काम कर पाते हैं और अपने बाग में गहरी जुताई कर दें दिसंबर के महीने में और समय समय पर अगर करते रहें तो फल मक्खी की समस्या और फल बेधक की समस्या से आपको पूरी तरह निजात मिल जाएगी। दूसरी एक चीज़ और देखने में आई है बागों में आम के कि अमरूद के पत्तियों में कई बार सी आकार की पत्तियां कटी दिखाई देती हैं। तो ये एक कीड़ा है। कीड़ा क्या है? ये एक मक्खी है, मधुमक्खी की तरह की एक मक्खी है जो हमारे लिए फायदा करती है। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर कोई सी आकार में बड़ी सी पत्ती कटी हुई दिखाई दे रही है तो उससे घबराए नहीं, वो उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। और एक बात और, पिछले कुछ सालों से एक बीटल जो रात में आता है और आपकी पत्तियों को खा के चला जाता है, वो खिड़की की नुमा पत्तियां आपकी हो जाती हैं और उसमें आप कई बार कहते हैं कि हमारी कई बार जो नई पत्तियां हैं वो सारी की सारी जालेनुमा हो गई हैं और पत्ती छलने की तरह बन जाती है। तो इसकी समस्या का समाधान करने के लिए एक बार आप ये काम करिएगा, क्योंकि वो सिर्फ रात में खाता है। तो रात में शाम के समय पर आप अपने बागों में धुआं कर दें, जितने भी गिरी हुई पत्तियां हैं उनको इकट्ठा करें बीचों बीच में एक किनारे से, और हवा का दिशा आप ध्यान में रखते हुए अगर आप धूमन कर देते हैं तो ये जो है बीटल की समस्या और जो पत्तियों को खाने वाली समस्या है, ये इससे समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। प्रकृति ने इस धरती पर बहुत कुछ दिया है, जिसके सहारे किसान समृद्ध बनकर देश के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बिहार राज्य के जिला बेगूसराय गांव तेतरी के प्रगतिशील किसान जयशंकर सिंह ने। इन्होंने सीप पालन या कहिए मोती का उत्पादन करके अन्य किसानों के सामने मिसाल कायम की है।
साथ ही कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई इनामों से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। बिहार की मिट्टी भले ही सोना ना उगले, लेकिन मोती जरूर उगल रही है। जी हाँ, गांव तेतरी जिला बेगूसराय के किसान जयशंकर ने सीप पालन या कहिए मोती का उत्पादन कर प्रदेश के लिए मिसाल कायम की है। तेतरी गांव के किसान ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य लोग भी जयशंकर की कुछ अलग करने की प्रतिभा का पूरी तरह से लोहा मान चुके हैं। किसान भाइयों, मोती की खेती जमीन पर नहीं बल्कि पानी के भीतर की जाती है। इसीलिए इसकी खेती के लिए किसान जयशंकर ने स्वयं एक छोटे से तालाब का निर्माण किया था, जिसमें आज भी ये सीप पालन के जरिए हजारों की संख्या में मोती तैयार कर रही हैं। और आज जयशंकर के पास तालाब से निकाले गए कई बेशकीमती मोती हैं। इतना ही नहीं, ये मोतियों से अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसीलिए प्रदेश में इनका नाम सफल किसानों में गिना जाता है। सीप के जरिए मोती का उत्पादन करने के कारण अब आसपास के लोग जयशंकर को सीप का डॉक्टर भी कहने लगे हैं। उन्होंने प्रदेश के लिए कृषि में एक नया रास्ता खोल दिया है, जिससे पारंपरिक खेती के साथ ही गैर पारंपरिक खेती के जरिए मुनाफा कमाने का रास्ता साफ हो गया है। मैं एक मोती उत्पादक किसान हूँ। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं मोती उत्पादन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। वर्ष 1992 में कादम्बनी पत्रिका के अंक में मैंने पढ़ा कि कहाँ से आते हैं मोती। उसी समय से मेरी जिज्ञासा थी कि मोती का उत्पादन मैं भी कर पाऊँ, और उसके लिए मैं प्रयासरत रहा। और 2009 में मुझे पता चला कि अशोक मनवानी नाम के एक कृषि वैज्ञानिक जो डॉक्टर जानकी रमन सीफा के छात्र थे, 26 जून 2009 को वो मेरे यहाँ आए और मैंने उनसे मोती उत्पादन का, मीठे जल में मोती उत्पादन का तरीका सीखा। मीठे जल में मोती उत्पादन के लिए आपके पास जो अगर आप पहले से मत्स्य पालन कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं, अन्यथा आपको एक तालाब की आवश्यकता होगी जो कम से कम 5 कट्ठे का हो, ताकि आपका सीप किसी भी प्रकार से उसे कोई हानि ना हो और वो प्राकृतिक रूप से जी सके। और उसके बाद उसमें सीप को मोती बनाने की क्षमता है। उसमें जब तक कोई बाहरी पदार्थ नहीं जाता है तब तक वह मोती नहीं बना पाता है। इसके लिए आपको डाई देने की आवश्यकता है। डाई भी मृत सीप के जो सेल हैं उसके द्वारा आप बना सकते हैं। उसे विभिन्न सांचों में ढाल के, या गोल मोती बनाना है तो गोल बना के आप आसानी से उसे कर सकते हैं। हाफ राउंड पर्ल जो कि उसके सेल में चिपका होता है, वह आप उसे बनाने का तकनीक तो बहुत ही आसान है। उसे बनाने के लिए आप एक 65 ग्राम का सीप लें, और जब बाहरी पदार्थ आप सीप के मुंह में डालेंगे तो उसे कष्ट होगा और वो स्राव छोड़ेगा, और वह स्राव जितना मोटा होगा वह उतना सुंदर मोती होगा। सीप को जिस दिन आप ऑपरेशन करेंगे तो वह उस दिन के बाद अगर 9 महीने तक जीवित रहा तो कुछ न कुछ मात्रा में आपको मोती प्राप्त होगा, लेकिन उससे ज़्यादा जितना दिन जीवित रहेगा वो उतना बेहतर मोती आपके पास मिलेगा। इसलिए सीप को मारने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सीप को पालने की आवश्यकता है। अगर सीप जितना ज़्यादा दिन तक जिंदा रहा वो उतना बेहतर मोती और उसकी बाजार मूल्य काफ़ी अधिक होगी। किसान भाइयों, सीप पालन से जयशंकर जी को सालाना कितने मोती प्राप्त होते हैं और इनकी सर्जरी से लेकर मोती निकालने तक सालाना कितना खर्च होता है, यह सब जानने के लिए चलिए नजर डालते हैं इनके सालाना आय और व्यय पर। किसान भाइयों, वर्ष में लगभग 4 से 5 हज़ार मोती को मैं प्राप्त कर रहा हूँ, मोती उत्पादित कर रहा हूँ, जिसमें 50 रुपये से 65 रुपये तक मेरा खर्च आता है। अगर पूरे खर्च को हम को वर्ष में अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग
40 से 50 हज़ार रुपया हमें मोती उत्पादन पर खर्च होता है, जिसे मैं 1.5 से 2 लाख रुपये में आसानी से बेच लेता हूँ। इसका मतलब है कि 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक की आमदनी आप आसानी से इस जो साधारण तरीके हैं उससे मोती की उत्पादन करके आय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मोती उत्पादन के लिए मैंने जो आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो तालाब में मत्स्य पालन कर रहे हैं उन किसानों के लिए तो यह बहुत ही आसान है, क्योंकि उनका एक खर्च मत्स्य पालन में जो हो रहा है उसी खर्च में उन्हें आसानी से मोती प्राप्त हो जाएगा। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला जैसलमेर से बिमल कुमार जी, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से बकरियों में होने वाली थनैला रोग के उपचार और बचाव के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बिमल जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं और वो विषय है बकरियों में होने वाले थनैला रोग। तो किसान भाइयों, थनैला रोग नाम से आप सभी वाकिफ होंगे, परिचित होंगे। ये पशुओं में होने वाला अत्यंत ही संक्रामक रोग है। किसान भाइयों, आइए सबसे पहले ये जान लें कि थनैला रोग आखिर है क्या। ये रोग विषाणु और फफूंदी द्वारा होता है। इस रोग के कारण पशुओं के थनों में सूजन आ जाती है और साथ ही रोग की तीव्रता होने पर पशुओं के थनों से दूध दोहते समय दही के जैसे छिचड़े और कभी कभी तो खून भी आने लगता है और पशु का दूध दोहते समय उसे काफी दर्द होता है, जिसके कारण वो आसानी से दूध नहीं दोहने देता। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये रोग पशुओं को कैसे होता है और इसे आप कैसे पहचानेंगे। ये बीमारी जो है पशुओं में जीवाणुओं के द्वारा मुख्यतः होती है। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस और स्टाफाइलोकोकस नाम की प्रजाति के जीवाणु मुख्य तौर पे होते हैं। इसके अलावा कुछ विषाणु भी इसमें और कुछ फंगस भी जो है थनैला रोग में शामिल होते हैं। उसमें से एक कारण जो है कि अगर दूध दूहने वाले व्यक्ति का हाथ अगर गंदा है तो ये थनैला रोग का जीवाणु जो है एक पशु से दूसरे पशु में दूध दूहने वाले व्यक्ति के गंदे हाथ के द्वारा जो है वो स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके अलावा गलत तरीके से दूध का दूहना, जिसमें अंगूठा लगाकर दूध दूहना शामिल है। दूध दूहने के बाद अगर पशु अचानक से नीचे बैठ जाती है मिट्टी के संपर्क में, चूँकि उस समय पशु का बाट जो है वो खुला होता है, गीला होता है, जिससे जीवाणु जो है मिट्टी से पशु के थन में प्रवेश कर जाते हैं। पशुपालक भाइयों, इस रोग से ग्रसित पशु का इलाज कराना तो जरूरी है ही, साथ ही ये रोग पशुओं में आए ही नहीं, इसके लिए कुछ प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें, जहां पशु बैठता है उस स्थान को लाल दवा से धोएं। साथ ही सप्ताह में एक बार पशुशाला में बुझे हुए चूने का छिड़काव करें। दूध दोहने की चुटकी विधि को अपनाएं। दूध दोहने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह से धोएं। इतना करने के बावजूद यदि पशु में ये रोग आ जाए तो इसका इलाज आप कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। और उपचार में जो है सर्वप्रथम तो आपको पशु चिकित्सक की देखरेख में उपचार कराना पड़ेगा, जिसमें कि एंटीबायोटिक्स की दवाएं, साथ ही साथ दर्द निवारक और बुखार निवारक दवाएं जो हैं पशु के शरीर के भार के अनुपात में दिया जाता है, जो कि आप पशु चिकित्सक की देखरेख में अपने पशुओं को दिलवाएंगे। तो किसान भाइयों, थोड़ी बहुत जो आप अगर बातें को ध्यान में रखेंगे तो अपनी बकरियों को थनैला रोग से बचा के रख सकेंगे और अपने पशु से अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आज के समय की पुकार है जैविक खेती। नींबू के बाग में सिट्रस कैंकर रोग से नुकसान और इसका नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।